नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज की कहानी है लकी और जिसे लिखा है जाने माने लेखक और अभिनेता मानव कौल ने। तो कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी कहानी का आनंद उठा सकेंगे। कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी का खेल उसका एक चक्र है, उसके विरुद्ध जीना भी उसी खेल का हिस्सा होकर जीना है। विरुद्ध है क्या? मैं किस चीज के विरुद्ध तैर रहा था? जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे अनंत मैं दिखाई देते हैं। अनंत मैं अनंत लोगों के जीवन का हिस्सा हूं। यह एक लूप है जिसमें मैं गोल हूं। क्या मैं इसके विरुद्ध हूं? मेरा नाम लकी है। आजकल कभी कभी बहुत तेज आंखें मिचकाता हूँ तो आंखें मिचकाना बंद करना वश के बाहर हो जाता है। कहीं किसी दीवार पर सिर टिकाना पड़ता है और भौं को तेजी से ऊपर की ओर खींचे रखना पड़ता है कुछ देर तक, तब जाकर कहीं आंखों का मिचकना बंद होता है। पहले बहुत जोर से छाती पर घूंसा मारने की इच्छा होती थी, आजकल मैं मार देता हूँ। कोई भी इच्छा दबाकर नहीं रखता हूँ। यह मैं अपने पिताजी को कहता हूँ। पिताजी डर जाते हैं, पर असल में मेरे हाथों पर भी मेरा वश नहीं है। वह इच्छा को यथार्थ में बदल देते हैं। मेरे पता होने से पहले हम हार चुके होते हैं। यह कब पता चलता है? क्या मरने के ठीक पहले? कब? जिंदगी के खेल में हार जाने के बाद क्या होता है? मैं हार जाना चाहता हूँ। जीतने में मैं फिर एक लूप में खुद को देखता हूँ। क्या मैं अभी इसी वक्त हारा हुआ घोषित नहीं हो सकता? मुझे नहीं खेलना है। अगर हार कर भी इस खेल से बाहर नहीं हो सकते हैं तो जीतना तो एक भ्रम ही है ना? मैंने लिखते ही यह फाड़ दिया। खिड़की से आती हुई सूर्य की रोशनी जमीन पर थी। एक कछुए की तरह रेंगती हुई वह देर में गायब हो जाएगी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। घर की दिनचर्या की खटर पटर भीतर कमरे में दाखिल हो गई। पिताजी का सुंदरकांड, माँ के बर्तन और मेरी बहन का घर में ना होना, सब मैं महसूस कर सकता था। यह घर कितना बदल गया है। मैंने शर्ट पहनी और घर के बाहर निकल आया। मेरा नाम लकी है। मेरे घर जाते ही क्या होता है? पहले मेरे घर आने पर सभी मुझ पर वार करने के लिए टूट पड़ते थे, पर अब मुझे एक कोने में खाना मिल जाता है। माँ टीवी में इतनी व्यस्त दिखती हैं कि उन्हें हमारा चेहरा देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जब टीवी बंद होता है तब तक मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर चुका होता हूँ। अक्सर सोने के पहले मैं अपने हाथों की रेखाएं टटोलता हूँ। मेरे हाथ में एक तिल उगाया है। मेरे पिताजी की ज्योतिष की दुकान है। मैंने उस तिल का मतलब पिताजी से पूछा तो वह कहने लगे, जब मुट्ठी बंद करो तो तिल मुट्ठी के भीतर बंद होना चाहिए। तुम्हारा तिल मुट्ठी के बाहर रह जाता है, सो किसी काम का नहीं है। मेरा नाम लकी है। पिताजी ने कभी मेरा हाथ नहीं देखा। मेरे पैदा होने पर उन्होंने मेरी कुंडली बनाई थी। उनका सालों तक मुझसे बहस करना शायद उस कुंडली के विरुद्ध उनका तैरने जैसा होगा। मैं उस दिन से डर गया हूँ जिस दिन से उन्होंने मुझे कुछ भी कहना बंद कर दिया। वह चुप हो गए। माँ एक दिन टीवी भूली थी जब पिताजी ने उनसे कहा था लकी पर काल सर्प योग है। माँ मुझे पूरी रात मनाती रही, जैसे उन्हें मेरे इस तरह होने के पीछे का कारण मिल गया हो। अंत में मैंने मान गया। अगले ही दिन सुबह सुबह पिताजी और मैं नासिक चले गए। बस में बैठे बैठे मैंने उनसे पूछा, मेरी कुंडली में क्या लिखा है? बस जब रुकेगी तो कुछ खाने को ले आना।
पिताजी ने जवाब दिया, मेरा नाम लकी आपने कुंडली को देख कर रखा था क्या? ज्यादा पानी मत पीना, मूतने के लिए यह बस बार बार नहीं रोकेंगे। हम दोनों फिर चुप रहे। जब बस रुकी तो मैं उनके लिए कुछ खाने को ले आया। वह कहने लगे, खाने को क्यों लाए? मैंने नहीं मंगाया था। और तुम भी कुछ मत खाओ, पूजा से पहले अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। जब हम वहां पहुंचे तो भीड़ थी। मेरे जैसे कई लोग थे। मैं उन लोगों के चेहरे देखता रहा। मेरी इच्छा थी कि किसी की आंखों में मैं खुद को देख सकूं, पर उस भीड़ में सब खोए हुए से थे। हम रात को धर्मशाला में रुके। पिताजी से मिलने उनके बहुत से पंडित दोस्त आए। मैं उनमें से कुछ लोगों को जानता था। वह हमारे घर आ चुके थे। पिताजी का ज्योतिष का व्यापार बहुत अच्छा चल निकला था। उनके कुछ दोस्तों ने मेरे लिए कुछ अंगूठियां सुझाई, पर अब मेरी उंगलियों में जगह ही नहीं थी। जितने मंत्र पढ़े जा सकते थे पिताजी पढ़ चुके थे, पर फिर भी गुंजाइश बहुत सी चीजों की रह गई थी। कभी कभी मेरी इच्छा होती थी कि मैं पिताजी से कह दूं, बस अब हो गया, अब बस। जब हम वापस आ रहे थे तो पिताजी खुश थे। उन्होंने जैसे बीमारी को पकड़ लिया था और उसे एक ही झटके में कुचल डाला था। माँ दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। पिताजी ने सफलता की खबर उन्हें सुनाई। माँ ने उस रात हम दोनों को पूड़ियाँ खिलाई। जब मैं वापस कमरे में आया तो अपने दिल को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करने लगा, पर वह बाहर ही रह जाता। मेरा नाम लकी था। कुछ दिन बीते, महीने बीते। जब मैं वैसा का वैसा ही बना रहा तो पिताजी ने काल सर्प योग के आगे अपने हथियार डाल दिए। वह चुप हो गए। मेरे लिए एक तरह से यह ठीक ही हुआ कि मेरे जैसा होने में असल में मेरा हाथ नहीं था। वह कोई काल सर्प योग है जो मुझे मेरे जैसा बनाए हुए हैं। मैं पिताजी की नज़रों में बीमार था, पर मैं बीमार नहीं था। क्या मैं बीमार हूँ? क्या यूं ही जीते रहना बीमारी है? बिना किसी ध्येय के, बिना किसी कारण के जिए जाना। बचपन में जब मुझसे कोई सवाल पूछता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैं अपने दांत भींच लेता था। जीभ को अपने मूल की तरफ ले जाने की कोशिश करता था। मैं लिखता हूँ। छोटी कहानियाँ लिखना मुझे बहुत पसंद है। मैं लिखता हूँ। कुछ कहानियाँ छपी भी हैं। बहुत सी कहानियाँ छपने को दी हैं। पर मेरी माँ ने एक बार टीवी देखते हुए पूछा था, तू असल में करना क्या चाहता है? मैंने जवाब दिया था, जो मैं करना चाहता हूँ वह कर रहा हूँ। कुछ करता दिखता तो नहीं है। आपने मुझे लिखते हुए नहीं देखा क्या, है ना? हाँ, तो मैं वही करता हूँ। मैं लिखता हूँ। किसके लिए? माँ ने आश्चर्य से पूछा था। जो भी पढ़ेगा उसके लिए। तो क्या तू और कुछ भी नहीं करेगा? इसमें और कुछ की कोई गुंजाइश नहीं है माँ। अरे कम से कम पिताजी की दुकान पर जाके बैठ तो जाया कर। उनके काम में ही कुछ हाथ बटा दे। मैं चुप रहा। कुछ देर में माँ ने काल सर्प योग को कुछ गालियां निकाली और फिर अपने धारावाहिकों में उलझकर रह गईं। हमेशा देर हो जाती थी। अपने आप को लगातार सिद्ध करने की दौड़ में हमेशा देर हो जाती थी। मेरी एक बहन थी जिसने एक मुसलमान से शादी कर ली थी, सो उसे पिताजी ने अपने घर से बेदखल कर दिया था। मैं उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर सका। जब तक वह हमारे साथ रहती थी बिल्कुल घर वालों की तरह व्यवहार करती थी, पर बेदखल होते ही वह मेरे करीब आ गई। वह मुझे समझने लगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं उसके साथ बहुत ठीक महसूस करता हूँ। जिससे उसकी शादी हुई वह बहुत ज़हीन आदमी है, पर मेरी बहन की सास बहुत कट्टर है। मेरी बहन को अपने भगवान अलमारी में छुपा कर रखने पड़ते हैं। उसकी सास को दिखाने के लिए उसे 5 टाइम का नमाज भी पढ़ना पड़ता है।
मैं बहुत ज़्यादा उससे मिलने नहीं जाता हूँ। उसकी सास को शक हो जाता है। मेरे हाथों में बहुत सी अंगूठियाँ होने के कारण मेरी बहन की सास मुझसे बहुत घबराई हुई रहती है। उसे लगता है कि कहीं मेरी बहू अपने भगवान के पास वापस न चली जाए। मैं जितनी बार अपनी बहन से मिलता हूँ वह उतनी ही बार मुझे ज़्यादा मुसलमान दिखती है। अब वह अलमारी से भगवान को कभी नहीं निकालती है। नमाज में उसे एक शांति मिलने लगी है। वह कहती है, बिना नमाज के दिन काटती हूँ तो लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। यह बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। मैंने एक छोटी कहानी अपनी बहन के बारे में लिखी थी, पर वह कहीं नहीं छपी। मेरी बहन का नाम आशा है और मेरा नाम लकी है। हर कुछ समय में भीतर कुछ बदल जाता है। वह बिल्कुल वह नहीं रहता जैसे वह हुआ करता था। मैं इस बात को बहुत ध्यान से महसूस करता था। जब मेरी बहन मेरे साथ रहती थी तो घर कुछ और होता था। मैं अपने घर में बिल्कुल दूसरा होता था। उसके जाते ही जैसे घर मुझे कुछ ज़्यादा तवज्जो देने लगा। मेरे पास इतना कुछ कभी नहीं था जिससे मैं अपनी बहन की खाली जगह को भर सकता। मैं घर के उन हिस्सों में जाकर कुछ समय गुजारा करता था जहाँ भी मुझे मेरी बहन की खाली जगह दिख जाया करती थी। मैं अपने पिताजी और अपनी माँ को ज़्यादा अकेला पाता था। बहन ने यहाँ से जाने के बाद कभी वापस कदम नहीं रखा। वह बदल गई थी। वह मेरी बहन से मेरी दोस्त हो गई थी। मैं जब भी उससे मिलने जाता तो मुझे लगता कि मैं अपनी बहन की किसी सहेली से मिल रहा हूँ जो मेरी बहन को जानती है, जैसे मैं मेरी बहन को जानता था। क्या वह भी ऐसा ही कुछ सोचती है? क्या उसे उन खाली जगहों की याद आती होगी जो अपने पीछे छोड़ गई थी? वो बहुत ही सरसरी तौर पर घर के बारे में मुझसे पूछती थी। मैं भी अधूरे जवाब उसे दे देता। वह कहती थी कि मुझे तुम्हारी चिंता होती है, पर उसके कहने में चिंता शब्द मुझे सुनाई नहीं देता था। मेरी बहन जानती थी कि मैं एक लेखक जैसा कुछ था, पर उसे हमेशा लगता था कि मैं समय रहते कुछ काम करने लगूंगा। पर लिखना मेरा काम है, वह यह कभी नहीं समझ पाई। मैं उससे उम्र में छोटा था, सो वह अभी तक मेरे बड़े होने का इंतजार कर रही थी। बड़े हो जाने के अपने दुख हैं। दुख आदमी को बदल देता है। मैं हर कुछ समय में बदल रहा था। मैं दुखी नहीं था, मैं लिख रहा था। आशा मेरी बहन के चले जाने के बाद मैंने देखा कि पिताजी बहुत बूढ़े दिखने लगे थे। उनका काम में भी बहुत मन नहीं लगता था। वह यह बात लोगों से छुपाना चाहते थे कि उनकी बेटी ने एक मुसलमान से शादी कर ली थी। माँ के लिए बेटी की शादी अभी तक हुई ही नहीं थी। वह कहीं चली गई थी। माँ आशा की बात भी ऐसे करती थी मानो वह कल गई हो, बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। माँ के लिए समय रुक गया था। मैं बदल गया था। घर बदल गया था। पिताजी बूढ़े हो गए थे, पर माँ रुक गई थी। घर की खिड़की से जब सुबह की सूरज की रोशनी भीतर प्रवेश करती तो उसके साथ एक भारीपन चला आता। पूरा दिन हम तीनों को एक दूसरे के साथ बिताना होता था। मैं चुप रहता। माँ के कहने में मतलब गायब हो गए थे। पिताजी जब तक घर में रहते सुंदरकांड का पाठ करते रहते। मैं सूरज की रोशनी के भीतर प्रवेश करते ही चला जाता। आशा मेरी बहन के साथ कभी मिल लेता, कभी कुछ दोस्तों के घर अपना लिखना जारी रखता। फिर मैं अंतिमा से मिला। मुलाकात आशा के साथ हुई थी। आशा और अंतिमा दोनों पॉटरी करती थी। आशा उससे पॉटरी सीख रही थी। पहली मुलाकात में अंतिमा और मेरे बीच यह बात हुई। मेरा नाम लकी है, मैंने कहा। उसने जवाब नहीं दिया जैसा जवाब दिया। फिर कुछ देर हम दोनों के बीच चुप्पी बनी रही। मैं एक किताब ले गया था, उसे पढ़ता रहा। कुछ देर में उसने कहा, क्या पढ़ रहे हो? आउटसाइडर। ओह कामू, मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर है। अच्छा, और क्या पढ़ा है आपने?
मैंने आपकी भी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं। और क्या, आपको कैसी लगी? अच्छी हैं? अभी क्या लिख रहे हैं? मन तो है कि अभी जो हमारे बीच चल रही है उसे लिख दूं, तो फिर लिख दीजिए। फिर मैं चुप हो गया। वह मिट्टी से खेलती रही। उसकी टी शर्ट पर भी मिट्टी के निशान थे। उसने जींस को ऊपर की तरफ मोड़ रखा था। वह हमेशा व्यस्त दिखती थी। इतनी व्यस्तता में उसने कब मेरी कहानियाँ पढ़ ली होंगी, मुझे पता नहीं। मैं उसे काम में बंधा देखता रहा। आप तब तक इस मिट्टी को मथ सकते हैं अगर आप इस वक्त पढ़ नहीं रहे हैं तो। मैं मिट्टी को मथने लगा। मिट्टी को मथते मथते मेरे भीतर पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसे जोर जोर से कूटने लगा। उस मिट्टी को नोचने लगा, फाड़ने लगा, फिर उसे पटक कर मथने लगा। धीरे से मिट्टी को महसूस कीजिए। कुछ देर अपना हाथ मिट्टी में रहने दें। वह मिट्टी खुद बताएगी कि उसे कैसे मथना है। यूँ समझिए कि आप कहानी लिख रहे हैं और मिट्टी कलम है, स्याही है, कागज है। वह इतना कहकर फिर कहीं काम से चली गई। मैं मिट्टी को देखता रहा। वह इस वक्त एक विकृत आकार में थी। मैं अपने भीतर की विकृति उसमें देख सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर मिट्टी को छुआ, पर मन अस्थिर था। वह भाग रहा था, सो मैंने उसे वैसे का वैसा छोड़ दिया। नल में अपने हाथ धोए और बाहर एक पेड़ के नीचे अपनी किताब लेकर पढ़ने लगा मैं पकड़ा गया हूँ। विक्षिप्तता कैसे किसी कोमल चीज के सामने आते ही उभर आती है। अंतिमा ने कुछ पहचान लिया था। मैं अस्त व्यस्त सा पेड़ के नीचे बैठा रहा। मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने किताब वापस अपने बैग में रखी और अंतिमा के पास गया। तुमने मुझे कहाँ पकड़ा? मेरे लिखे में, या मैं जिस तरह से मिट्टी को रौंद रहा था उसमें? अंतिमा मेरी बहन के साथ चाय पी रही थी। वह मेरा सवाल समझ नहीं पाई। मेरी बहन मुझे आश्चर्य से देखने लगी। क्या हुआ तुम्हें लक्की? बहन ने पूछा। तुम चाय पियोगे? अंतिमा ने कहा। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूं, अंतिमा उठकर चलने लगी। मैं अंतिमा को देख रहा था। उसने पलटकर कहा, चलो कैंटीन में बैठकर चाय पीते हैं। आशा, मैं आती हूँ। मैं और अंतिमा कैंटीन की तरफ चलने लगे। ज़्यादा दूर नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे चलना अच्छा लगता है। मैं कुछ ज़्यादा ही नर्म हो गया था ग्लानिवश। मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। काम खत्म होते ही कुम्हारवारी भाग जाती हूँ। जब तक मिट्टी को छू न लूँ, उससे खेल न लूँ, मेरी थकान ही नहीं मिटती। अजीब चमत्कार है इसमें। जब चक्के पर आप अपने हाथ गीले कर लेते हो और धीरे से मिट्टी को छूते हो, मिट्टी अपने आप को समर्पित कर देती है। जब वह आपका समर्पण सूंघ लेती है, तब मिट्टी की कोमलता उतनी ही होती है जितनी आपके भीतर उस वक्त की कोमलता। मेरे हर एक दिन का असर मैं अपनी बनाई हुई चीज़ों में देखती हूँ। मैं जब अपने पिछले कुछ महीने पहले के बिगड़े हुए किसी कप को देखती हूँ, तो मुझे अपनी उस वक्त की बेचैनी बहुत छिछली जान पड़ती है। कभी अगर आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको मेरे पूरे 1 साल की ऊहापोह दिखा दूंगी। उसने शायद मेरी हर बात का जवाब दे दिया था। इसके बाद मेरे उस प्रश्न के कोई मानी नहीं रह गए थे। मुझे लगा कि अंतिमा मिट्टी है और मुझे उससे बात करने के लिए समर्पण की ज़रूरत है। कैंटीन दूर था। हम यहाँ वहाँ की बात करते रहे। मैंने अपनी सारी महत्वपूर्ण बातें कैंटीन के लिए बचा रखी थीं। उन बातों का एक सिलसिला बना लिया था जिसे मैं कैंटीन में उससे कहना चाहता था। आखिरकार हम कैंटीन पहुंच गए। चाय हमारे सामने
आ चुकी थी। शाम का वक्त था, पतझड़ का माहौल। टेबल और कुर्सियों पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। एक काली बिल्ली थी जिसे शायद हम पर शक था, जो हमारे अगल बगल मंडरा रही थी। तुम्हारा लेखन बहुत सीधा है। बात को तुम वैसा ही कहते हो जैसी बातें दिखती हैं। तुम उसके दिखने के पीछे के अर्थ में नहीं जाते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने चाय की पहली चुस्की के साथ अपनी बात शुरू की। मेरे लेखन से लोगों को ज़्यादा शिकायत यह होती है कि उसमें कहानी नहीं होती, मतलब कहानी जैसा उनको कुछ नज़र नहीं आता। मैंने कहा, हम कितनी कहानियाँ सुन लेंगे, कितनी और कहानियों की हमें ज़रूरत है। इसका जवाब मेरे पास नहीं था, सो मैं चुप रहा। मुझे लगता है कि नथिंगनेस को हम कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। उसे हम कहीं किसी की कृतित्व में महसूस कर लेते हैं बस, और वह नथिंगनेस रह जाती है उस कृतित्व में हमारे साथ। जैसे खालीपन को भरने की मूर्ख कोशिश जब भी हम करते हैं। पर क्या खालीपन को कभी भी भरा जा सकता है? वह एक स्थिति है ना? हम उसे हमारी उस सारी व्यस्तता के बाद अपनी बगल में पड़ा हुआ पाते हैं हर बार। तुम्हारे लिखने में यह बहुत सहजता से है। तुम चीज़ों को, संबंधों को उसके खालीपन में बहुत सुंदरता से देखते हो। मुझे नहीं पता वह किस की बात कर रही थी। मैं जानना चाहता था कि कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अपने लिखे के बारे में इतना कुछ सुनने की मुझे आदत नहीं है, पर मैंने उसे टोका नहीं। मुझे लगा कि वह मेरे लेखन के सहारे कुछ अपने बारे में बोल रही है, सो मैं सुनता रहा। मेरी पॉटरी के गुरु हैं इकबाल भाई। वह एक लेवल इस्तेमाल करते हैं हर पॉट पर, नथिंग कॉन्क्रीट। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, यह बताओ, तुम अपनी उंगलियों पर इतना वजन ढोते हुए कैसे लिख सकते हो? मुझे हंसी आ गई। वह मेरी अंगूठियों के बारे में बात कर रही थी। शायद उसका ध्यान उन पर इसलिए गया कि मैं बहुत समय से इन अंगूठियों को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। यह लंबी कहानी है। वैसे मुझे इनका कोई बोझ नहीं लगता। अब इनकी मुझे आदत हो गई है, पर हाँ, लिखते वक्त मैं इसे उतार देता हूँ। तभी तुम अब तक बड़े लेखक नहीं बन पाए। कैसे बना जाता है बड़ा लेखक? बाजार से? शाम थोड़ी सी घनी हो गई थी। हल्की ठंडी हवा में उसके बाल माथे पर बार बार सरक आते। वह हर कुछ देर में उन्हें अपने माथे से हटा देती। तुम्हें यह बहुत अजीब नहीं लगता? मैंने कहा। जब तुम अपने बहुत निजी क्षण में मिट्टी और तुम्हारे बीच के रिश्ते से कोई पॉट बनाती हो और उसे अचानक बाजार में जाकर खड़ा कर दिया जाता है। लोग उनका मूल्यांकन करते हैं और तब पता चलता है कि हमारे बहुत निजी क्षण की उस रिश्ते की कितनी कीमत है। इकबाल भाई इसलिए कुछ पॉट बनाकर तोड़ देते हैं, और आप, मेरे भीतर इतनी क्षमता नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हमें चलना चाहिए, आपकी बहन इंतज़ार कर रही होगी। मुझे अचानक अपनी महत्वपूर्ण बातें याद हो आईं, जिन्हें मैंने कैंटीन के लिए बचा रखी थी। मैं कैंटीन से उठने में थोड़ा सहमा, पर हमेशा की तरह मैंने उन बातों को जाने दिया। हम वहाँ से चले आए। संवाद ही तो हैं जिनके लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद है। उन संवादों की खनक जो आप लिखने ही वाले थे और कोई आपसे आकर कह देता है। अपने बचकानेपन को छिपाने के लिए हम उससे कह ही नहीं पाते कि इन संवादों के पौधे मैंने बहुत पहले अपने भीतर उगा रखे थे। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी कुछ कहानियाँ फाड़ दी, एक वह भी जो मैंने आशा के बारे में लिखी थी। मुझे अच्छा लगा। अचानक कहानियाँ फाड़ते ही एक पूर्णता महसूस हुई। एक दिन खाना खाते खाते मेरे मुंह से आशा का जिक्र छिड़ गया।
भीतर किचन में रोटी बेलने की आवाज़ बंद हो गई। पिताजी ने खाना बंद कर दिया। माँ भीतर से रोटी देने के बहाने आई और मुझसे पूछा, कैसी है वह? अच्छी है, मैंने जवाब दिया और रोटी खाने लगा। क्या उम्मीद है? मैं उम्मीद का मतलब नहीं समझा। पिताजी वापस खाने लगे। उन्होंने माँ को नहीं टोका। उम्मीद मतलब क्या? माँ ने अपने पेट की तरफ इशारा किया। तब मैं समझा, हाँ, नहीं, मेरा मतलब मुझे पता नहीं। हमारे बारे में पूछती है? माँ यह वाक्य पूरा नहीं कर पाई और रोने लगी। हाँ, बहुत पूछती है। पिताजी आधा खाना छोड़कर उठ गए। हाथ धोने के बाद वह सीधा पूजा वाले कमरे में चले गए। मैंने माँ को और कोई जवाब नहीं दिया। अंदर किचन से उनके लिए खाना लाया और उनके सामने रख दिया। कुछ देर वहाँ बैठा रहा। माँ ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। वह रोती रही। मैं कुछ देर में उठा और अपने कमरे में चला गया। चांदनी रात थी। चांद खिड़की से नजर आ रहा था। मैं एक कोरे पन्ने से खेल रहा था। यह क्षण मुझे बहुत पाक लगता है। इस वक्त कुछ भी लिखा जा सकता है। बात कहीं से भी शुरू कर सकती है और कहीं भी पहुंच सकती है। ऐसे क्षणों में मेरे भीतर बच्चों की सी चंचलता आ जाती है। मैं कुलबुलाने लगता हूँ, शब्द। आखिर शुरुआती शब्द अ है और मुझे अ की गोलाई, उसके घुमाव सब कुछ गुदगुदी पैदा करते हैं। बहुत से शब्द हैं जिन्हें मैं नहीं लिखता हूँ। फिर बहुत देर बाद एक शब्द कहीं लिखाता है और फिर कड़ियाँ जैसे वह पहला शब्द एक झोला है, जादुई पिटारा, जिसमें से बाकी सारे शब्द निकल रहे हैं। इनमें से मैं कहीं विलुप्त हो जाता हूँ। तभी मुझे आहट सुनाई दी। मेरे दरवाजे की तरफ कोई खड़ा है। मैं अपने बिस्तर से धीरे से उठा और दरवाजे के पास चला गया। हाँ, कोई है। मैं दरवाजे की तरफ उस तरफ की हिचकिचाहट महसूस कर सकता था। मैंने धीरे से पूछा, कौन? कुछ देर तक कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर तभी पिताजी की धीमी आवाज़ आई, लकी, सुनो, जब तुम आशा से मिलो तो कह देना कि वह चाहे तो घर आ सकती है, पर अकेले, उसे साथ न लाए। जी, मैं कह दूंगा उससे। कल उसका जन्मदिन है। अगर कल आएगी तो तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा, देख लेना। जी, मैं कह दूंगा। पिताजी चले गए। फिर मैं कोरे पन्ने के पास नहीं जा सका। मैं अपने पिताजी को जानता हूँ। उन्हें कितनी मुश्किल हुई होगी मुझसे यह बात कहने में। मैं पिताजी के सुख के लिए इतना ही अभी तक कर पाया था कि मैंने लिखने के अलावा उन अंगूठियों को अपने हाथ से अलग नहीं होने दिया था, बस। पर पहली बार मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था। सुंदरकांड का पाठ खत्म करके वह बहुत देर तक पूजा वाले कमरे में चुप शांत बैठे रहते थे। कभी कभी उन अकेले क्षणों में मैंने उन्हें देख लिया था। वह चोरों की तरह उस वक्त सहम जाते। इन अकेले क्षणों में वह अपनी किसी परतों के नीचे टहल रहे होते थे। मैं यह कभी जान नहीं पाऊंगा। और मेरे लेखक होने का कमीनापन यह है कि इसमें भी मुझे एक कहानी दिख रही थी। माँ उसके बाद कभी सहज नहीं रही, मानो उनके भीतर का कोई चित्र दीवार से गिरकर टूट गया हो। अगले दिन आशा नहीं आई। मैं गया था आशा को कहने, पर तब तक आशा अपने शौहर के साथ अपना जन्मदिन मनाने शहर से बाहर जा चुकी थी। उस दिन माँ ने खाने में पूड़ियाँ बनाई थीं। पिताजी ने मुझसे पूछा नहीं कुछ भी। हमने चुप्पी के बीच पूड़ियाँ खाई। कुछ दिनों बाद मैं आशा से मिलने गया। मैंने एक खुशखबरी की तरह यह बात आशा से कही कि पिताजी चाहते हैं कि तुम घर आओ, पर आशा के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने मुझसे कहा कि जो इतने साल मैं घर नहीं गई, उन सालों का हिसाब कौन देगा। उससे आगे वह कुछ नहीं कहा गया
और वह उठकर चली गई। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा पर वह बाहर नहीं आई। मैंने मानो उसके घर से कहा, मैं चलता हूँ। जवाब का इंतज़ार बेकार था, सो मैं वहाँ से निकल गया। कुछ देर चलने के बाद मेरे पैर अचानक कुम्हारबाड़ी के तरफ मुड़ गए। अंतिमा से मिलने की इच्छा तीव्र थी। मैं क्यों उससे मिलना चाहता था? सारे कारण बहाने थे। मैं फिर उससे संवाद चाहता था। बस कुम्हारबाड़ी में मैं बहुत देर इधर उधर टहलता रहा। कुछ देर कैंटीन में भी बैठा रहा पर अंतिमा नहीं दिखी। शायद वह आज नहीं आई। मैंने अपने झोले में हाथ डाला, कोई भी किताब नहीं थी, वरना मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ता। खैर, चाय की छोटी गुमटी दिखी, सोचा एक चाय पीकर निकल जाऊंगा। यूं भी इस तरह उससे मिलना अजीब होता। तभी मुझे उसकी एक झलक दिखी। वह और इकबाल भाई कहीं बाहर से चले आ रहे थे। मैं झींक गया और उस चाय की गुमटी में थोड़ा दुबक गया। वह दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। मैं उनके पीछे हो लिया। यह कितना बचकाना था। अगर वह मुझे इस तरह देख ले तो मेरे पास कोई भी कारण नहीं होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर मुझ पर मेरा कोई वश नहीं था। वह कैंटीन में बैठ गए। मैं एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर अंतिमा को देखता रहा। मुझे अचानक अपने वह संवाद याद हो गए, वे महत्वपूर्ण बातें जो मैं उससे उस दिन कैंटीन में नहीं कह पाया था। मैं उन महत्वपूर्ण बातों को तरतीब से जमाने लगा। मैं छुपा हुआ था और पकड़ा जाना चाहता था, पर नहीं भी पकड़ा जाना चाहता था। मुझे लगा कि अगर पकड़ा गया तो सीधा अपनी महत्वपूर्ण बातें कहना शुरू कर दूंगा, पर अचानक वह बातें मुझे कतई महत्वपूर्ण नहीं लगी। वह छिछली बातें थीं, बेमतलब, बेमानी। क्या कहूँगा? असल में मेरे पास कुछ भी नहीं था कहने को। एक सीधे सवाल का जवाब तक नहीं था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वह उठने लगे। मैंने उन्हें जाने दिया। आशा एक दिन घर पर आई। सुबह हम सब घर पर ही थे, पर वह अकेली नहीं आई थी। वह अपने शौहर को साथ लाई थी। हम सब उससे मिले। उसने पिताजी और माँ के पैर छुए। उसका नाम आसिफ था, मेरा नाम लकी है। हम सब पिघलने के लिए तैयार बैठे थे। कुछ देर की बातचीत में माँ पूड़ी के लिए आटा गूंथने किचन चली गई। पिताजी अचानक सब धर्मों की इज्जत पर बातचीत करते पाए गए। घर के कुछ अंधेरे कोनों में फिर हल्की सूर्य की किरण पड़ने लगी थी। मैं अपने कमरे में गया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे कोरे पन्ने मेरा इंतज़ार कर रहे थे। क्या फिर से एक मौका और मिल सकता है जिसमें हम कुछ गलतियां कर सकें जो नहीं कर पाए थे, और कुछ गलतियां सुधार लें? इकबाल भाई कुछ पोट तोड़ देते हैं। मैंने अपनी कुछ कहानियां फाड़ दी थीं और अंतिमा से फिर मैं कभी नहीं मिला। यह सारी बातें एक अंत देती हैं। इसमें एक असहजता है, पर अंत सहज है। कोरे पन्ने के सामने बैठे हुए इस बार अक्षर नहीं शब्द आया दिमाग में, अंत। मैं फिर अ के उतार चढ़ाव महसूस करने लगा। फिर उसके ऊपर की खूबसूरत बिंदी को देखता रहा और खूबसूरत त की सुंदरता में मुग्ध हो गया। पर पता नहीं क्यों मन में इच्छा हुई कि त में छोटी ई की मात्रा लगाऊं और उसके बाद माँ लिख दूं। मैंने अंत में लिखा अंतिमा। धन्यवाद।